हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राणा प्रताप सिंह आज आप सबके समक्ष क्लास 10 सीबीएसई और बिहार बोर्ड सबके लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, इसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका सभी टॉपिक हम बोर्ड पे लिख दिए हैं और इसको एक एक करके समझेंगे। ये जो आपका चैप्टर जो है यह उन सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ते हैं, और खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो अभी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, जो या तो सीबीएसई से है या बिहार बोर्ड से है। तो उन सब के लिए ये चैप्टर काफी उपयोगी है। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट है इसमें प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। उसके बाद में इसके अंदर का टॉपिक जो पढ़ना है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट पड़ा था उसको पढ़ना है, फिर सत्याग्रह का क्या विचार आया फिर उसको पढ़ना है, फिर रॉलेंट एक्ट जो कानून आया उसके बारे में जानकारी लेंगे, और फिर आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, कि हमारे जो आंदोलन जो चल रहे थे उसके भीतर क्या क्या धाराएं थी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शहरों में आंदोलन, शहर में जो आंदोलन चल रहा था उसमें क्या स्थिति थी आंदोलन का, और गांव में जो आंदोलन चल रहा था उसका क्या स्थिति थी। फिर इसमें पढ़ेंगे कि जो बागान और जो और भी आदिवासी इलाका था वहां पे आंदोलन का क्या प्रभाव था। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे टुवार्ड्स सिविल डिसोबिएंट, मतलब सविनय अवज्ञा की ओर, मतलब फिर जो गांधी जी आए उसके बाद में सविनय अवज्ञा की ओर जब बढ़ा गया तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सब इसमें क्या है, सविनय अवज्ञा की ओर जाने पर क्या क्या घटनाएं घटित थी। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि नमक कानून जो अति किया गया, तोड़ा गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया, और आगे चल करके लोगों ने आंदोलन को कैसा लिया, कि इन लोगों के लिए आंदोलन का मतलब क्या था। जैसे गांव में चले जाइए तो वहां पे किसान उसान के लिए आंदोलन का मतलब कुछ और था, बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए आंदोलन का मतलब कुछ और ही था। तो ऐसे ही इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कॉलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब जो सामूहिक अपनापन का जो भाव आया, जो सामूहिक अपनेपन का भाव जो आया, जहां से मतलब राष्ट्रवाद का विचार आया लोगों के मन में, तो वह कैसे डेवलप हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर का निष्कर्ष के साथ में, कंक्लूजन के साथ में हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो यह हो सकता है आपका एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर को हम समाप्त करें, या ज्यादा लंबा जब लेक्चर होगा तो इसको हम 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे एक लेक्चर में इसका समापन हम करें। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का समय था 1914 से 1918, तो उस टाइम के जो समय जो था वहां पे प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी शामिल था, और भारत क्या था, इंग्लैंड के अधीन एक कंट्री था। तो जब कोई भी देश युद्ध में शामिल होता है तो उसकी खर्चे बढ़ जाती है, उसमें रक्षा संबंधी व्यय बढ़ जाता है, फिर उसमें सैनिकों की जरूरत पड़ती है। तो इस सभी को देखते हुए युद्ध के कारण रक्षा के खर्चों में बढ़ोतरी हो गई थी। तो 1914 से जो 1918 का टाइम था, जो प्रथम वर्ल्ड वार का समय था, तो उस समय में जो हमारे इंडिया पर शासन कर रही थी ब्रिटिश कंपनी, उन्होंने हमारे देश पर टैक्स बढ़ा दिया, और भी इसके बहुत सारे प्रभाव पड़े। इसमें जैसे रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी कर दी गई, और भी जो भी हमारे देश में सामान आयात होते थे या निर्यात होते थे उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया, सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर दी गई। तो ये सब के चलते महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ क्या था कि गरीबी बहुत बढ़ रही थी देश में, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और महंगाई इस लिहाज में बढ़ गया था कि जो 1914 से लेकर 1918 का जो समय था, तो जो समय
जो 1913 का था युद्ध से पहले, वहां पे जो वस्तुओं का मूल्य था वह युद्ध समाप्ति होने के समय तक ले 2 गुना तक हो गया था। तो इससे हमारे देश के आम जनता में काफी आक्रोश फैला, और जब तक युद्ध चल रहा था उस समय तक लोगों को लग रहा था कि अभी युद्ध का माहौल है तो थोड़ा सा शांति बरता जाए, कहीं हो सकता है कि युद्ध के बाद में स्थितियां ठीक ठाक हो जाए। लेकिन स्थिति ठीक नहीं हुई, और भी स्थिति बदलते गई, और टैक्स बढ़ता गया, इनकम टैक्स ड्यूटी बढ़ गया, तो बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी कर दी गई, दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। फिर उधर क्या हुआ कि 1920-21 के समय में देश में अकाल पड़ा, फिर फ्लू बीमारी आया, और उससे क्या हुआ कि 19 से 21 के जो जनगणना था उसके अनुसार बताया जाता है कि उस समय में हमारे देश के जो नागरिकों का मौत हुआ था उनकी जनसंख्या उस समय 1,20,00,000 से 1,30,00,000 के बीच में था। तो ये सब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सत्याग्रह की ओर। तो सत्याग्रह का विचार हमारे यहाँ कहाँ से आया था? तो उससे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी जो अफ्रीका में गए हुए थे, वहां पे सत्याग्रह का विचार वहीं से पनप करके आया। गांधी जी के विचार में गांधी जी का मानना था कि अगर किसी भी आंदोलन को हम करते हैं, अगर हम सत्य के लिए लड़ाई करते हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम खुद कितने ताकतवर हैं कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अगर मकसद सही है तो हम सत्य के लिए आग्रह कर सकते हैं। तो इसी के अति में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार आया, और इसके तहत महात्मा गांधी ने देखा कि काफी सारे सफलता भी उनको मिली आगे चल करके। क्योंकि उस समय में जो अंग्रेजी सेना थे वे काफी अस्त्र और सब चीज से डेवलप थे, लेकिन हमारे इंडियन जो आंदोलनकारी थे उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो महात्मा गांधी इस लिहाज से भी सोचे कि हम एक ऐसा युक्ति अपनाएं, एक ऐसा विचार लाएं जिससे हमें स्वराज भी मिल जाए, हम स्वतंत्र भी हो जाएं, और हमें ज्यादा नुकसान का सामना भी नहीं करना पड़े। तो इसलिए महात्मा गांधी ने किया कि सत्य के लिए जिरह करना स्टार्ट किया कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे सामने वाले के समक्ष में, और उनसे अपने विचार को मनवाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। यही था सत्याग्रह का अर्थ। तो देखिए, जब युद्ध समाप्त हुआ तो 1919 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के अंतर्गत ऐसा व्यवस्था किया गया था कि कोई भी आंदोलनकारी जिस पर शक हो कि यह अंग्रेजों के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई अति कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम करने के लिए सोच रहा है जिससे कि अंग्रेजों को नुकसान हो, कोई क्रांतिकारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको पकड़ करके और जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया जाता था इस कानून के तहत, और बिना किसी मुकदमा के उनको 2 साल तक जेल में रखा जाता था। तो यह जब कानून पास हुआ, इसमें भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं थी। जो भारतीय थे, कोई संसद में जो कानून पास होता है तो वहां पे सभी जो भी कानून यह पास हुआ रॉलेट एक्ट, इसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पास किया गया था। तो इसके बदले में लोगों में आक्रोश और फैला, और इसी को बोला गया रॉलेट एक्ट कानून। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि लोगों में काफी आक्रोश की भावना बढ़ गया, आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ने लगा। लोग अंग्रेजों से बहुत सारे और भी बहुत सारे दिक्कतें उत्पन्न होने लगी, और अंग्रेज क्या करना है कि आंदोलनकारियों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इसके बदले में एक अमृतसर के जगह है, पंजाब में पड़ता है अमृतसर, वहां पे एक मेला का आयोजन हुआ था। वहीं पे एक स्थान है जालियांवाला बाग, वहीं पे कुछ अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उस सम्मेलन में लगभग हजारों लोग बैठे हुए थे, और यही सब विचार विमर्श कर रहे थे कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ाना है। कुछ लोग तो ऐसे भी पहुंचे हुए थे जिनको आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, और वो सिर्फ देखने गए थे कि कैसा स्थिति वहां पे चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं। तब तक वह दिन था 10 अप्रैल 1919। तो उस समय लोग शांतिपूर्वक अपना बातचीत कर रहे थे, तभी जालियांवाला बाग हत्याकांड वहां पे स्टार्ट हो गया। और देखिए, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ,
उस समय लोगों पर आनाधून गोली चलवा दिया गया। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। और यह गोली चलवाया गया कि जो मैंने लोग थे उनको लगा, अंग्रेजों को, कि ये अंग्रेज के विरोध में क्या अगला मैंने कोई कार्रवाई न कर दें, इससे डर करके अंग्रेज जो उस समय का जनरल था वह लोगों को गोली चलवा दिया। और इससे काफी मात्रा में, काफी जनसंख्या में लोगों का मौत हुआ। उसमें कुछ लोग तो, एक कुआं वहां पे बना हुआ था, लोगों को लगा कि अगर हम कुआं में कूद जाते हैं तो हम बच जाएंगे, लेकिन कुआं में जैसे ही लोग कूदना शुरू कर, उनके ऊपर से और भी बहुत सारे लोग कूदना शुरू कर दिया। और इस तरह से वहां पे बहुत सारे मैंने लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में गांधी जी का विचार आया कि क्यों ना हम इस आंदोलन को अब इस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि सभी लोगों का सहयोग हो। आगे चल करके सत्याग्रह का विचार जो आया वह गांधी जी के द्वारा लाया गया। इसको हमने बता दिया आपको क्यों लाया गया। आगे रॉलेट एक्ट कानून क्या था तो इसको भी हमने बता दिया कि फिर से इसको सुन लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ करके और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। उन पर कोई मुकदमा, कोई केस नहीं चलाया जाता था और उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि किस कानून, किस दोष के लिए आपको अंदर किया गया है। तो उसको बोला गया था रॉलेट एक्ट। और इसके विरुद्ध में हमारे देश में काफी आक्रोश फैल गया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर असहयोग ही क्यों, गांधी जी के द्वारा असहयोग ही क्यों लाया गया। तो देखिए, गांधी जी के मन में एक विचार आया कि हमारे देश में जो अंग्रेज आए हैं तो यहाँ पे शासन व्यवस्था तक आने में उनको जो सहयोग मिला है वो किसके द्वारा मिला है? हमारे भारतीयों के द्वारा ही मिला है। तो अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दें तो एक ऐसा समय आएगा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 1 साल के अंदर में अंग्रेज यहां से चले जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। तो इसलिए गांधी के अंदर क्या हुआ? असहयोग का विचार आया और इसको उन्होंने बहुत बढ़िया से यूटिलाइज भी किया। तो जब यह सभी घटनाएं घटित हुई, जालियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह सभी हुआ, उसके बाद में गांधी जी ने इसको यूटिलाइज करना शुरू किया। तो उस समय क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था तो उस समय में टर्की जो था, अभी तुर्की कंट्री जो है टर्की, वह हार गया था। और वहां पे जो होता है खलीफा वहां पे राज करते थे। और खलीफा जो होते हैं इस्लाम धर्म में, जो मुस्लिम होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो उनके द्वारा जो कहा जाता है वही बाकी के द्वारा काम किया जाता है। तो गांधी जी एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहते थे कि जिससे कि जो हिंदू हो और मुस्लिम हो दोनों एकजुट हो जाए। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था कि कांग्रेस में जो हिंदू और मुस्लिम जो थे उनके बीच में थोड़ा सा दरार पड़ गया था। क्योंकि मुस्लिम लीग अलग अब बन गई थी और हिंदू क्या थे, कांग्रेस के साथ थे। तो गांधी जी इन दोनों को सपोर्ट में ला करके और फिर आगे आंदोलन स्टार्ट करना चाहते थे और असहयोग के माध्यम से अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नाम दिया। अब इसमें क्या था खिलाफत आंदोलन में कि 1919 में जो लड़ाई का अंत हुआ था तो उसमें जो 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था तो उसमें टर्की की हार हो गई थी। और टर्की में जो खलीफा थे उन पर जबरन क्या हुआ था, संधि की शर्तें थोपी गई थी। तो गांधी जी के द्वारा यहाँ के मुस्लिमों को बताया गया कि देखिए अंग्रेज के साथ आप लोग हैं, चूंकि कुछ सुविधाएं दी गई थी मुसलमानों को जिससे मुसलमान अंग्रेजों के सपोर्ट में आए हुए थे उस समय में। तो गांधी जी ने कहा कि आप लोग मुस्लिम होकर के और अंग्रेज के सपोर्ट में हैं और उधर देखिए आपके जो खलीफा है उनको युद्ध में हराकर अंग्रेजों द्वारा और उसमें जबरन संधि की शर्तें थोप दी गई है। जिससे क्या हुआ कि सब बात जब मुस्लिम समुदाय में पहुंचा तो उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति जो उनका भाव था वह क्या हुआ, अलग हो गया और वे अंग्रेजों से दूर होना शुरू हो गए। और क्या हुआ कि गांधी जी के साथ में आकर के आंदोलन में सहयोग होना शुरू कर दिए। और उसी के साथ ही 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में स्वराज के लिए
अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। तो वहां से स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो इसमें क्या था कि असहयोग आंदोलन में कुछ प्रस्ताव पारित किया गया था, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था असहयोग में। तो उनके द्वारा कहा गया था कि हम अंग्रेजों के हुकूमत को नहीं मानेंगे, हम किसी भी तरह से उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए इस प्रस्ताव में कुछ प्रस्ताव पास किया गया था जो इस प्रकार है, जिसमें से पहला था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधि जो थी उसको वापस कर दिया जाना था। फिर लोगों को कहा गया कि आप जितने भी लोग सिविल सर्विस में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, कोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने वाले लोग हैं और इस सरकारी स्कूल में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, ये सभी लोग सरकारी काम को छोड़ दें, सरकार का बहिष्कार करें। फिर क्या बोला गया कि जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका भी बहिष्कार करें, और यदि आप दमनकारी सरकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दी जाए। और इसी के साथ क्या हुआ कि अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। तो देखिए इसमें क्या था कि आंदोलन के स्वरूप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के दिखे। जैसे असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1921 में कर दी गई थी, लेकिन इसमें समाज के विभिन्न वर्गों में इसका क्या था, महत्वाकांक्षाएं अलग अलग थी, जिसमें सबने स्वराज को अलग अलग तरह से समझा। और इसमें लोगों ने क्या किया कि जितने भी अंग्रेजी वस्तुएं थे उसमें जलाना शुरू कर दिया। जैसे जितने भी विदेश से जो कपड़ा खरीदते थे, विदेशी कंपनी से जो आते थे, तो उनको जलाना शुरू कर दिया। शिक्षक जो थे वो क्या कर दिए, स्कूल जाना बंद कर दिया। स्टूडेंट हजारों की संख्या में स्कूल छोड़ दिए। वकील क्या करना, कोर्ट जाना छोड़ दिए। बहुत लोग पुलिस सर्विस छोड़ दिया, सिविल सर्विस से बाहर होने लगे। और इस तरह से क्या हुआ, आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगी। और इसका प्रभाव यह हुआ कि आगे चल करके विदेशी वस्तुएं जो आ रही थी उसका बहिष्कार लोगों ने इस पैमाने पर कर दिया कि 1921 से 1922 के ईयर में पहुंचते पहुंचते विदेशों से आयात हो गया था आधा। उस समय ऐसा बोला जाता है आंकड़ा के अनुसार कि 1921 में जो आयात हमारा इंडिया में था 102 करोड़ का था, वो 1922 में अब घट करके सिर्फ 57 करोड़ का रह गया था। लेकिन यह आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला। कारण इसका क्या हुआ, यह आंदोलन को नीचे फिर ठंडा पड़ने का। देखिए जो कोई भी अगर टीचर स्कूल छोड़ दिया तो उसको फिर पढ़ाने के लिए नया स्कूल चाहिए। लेकिन सरकारी स्कूल के अलावा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल जो हमारे इंडिया के द्वारा जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, इनके द्वारा अभी उतने पैमाने पर स्कूल नहीं खुले गए थे। विकास हो रहा था धीरे धीरे, मैंने प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा था, लेकिन एकाएक उतना आगे नहीं आए। बच्चे क्या हुए कि जब स्कूल छोड़ दिए तो पढ़ाई लिखाई से बाहर हो गए, ऐसे ही मैंने घूमने लगे, तो उनका शिक्षा का स्तर भी नीचा गिरने लगा। फिर जो सरकारी कर्मचारी थे उनको काम का अभाव होने लगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रभाव पड़ा। जैसे जो गरीब तबके के लोग थे वे खादी के वस्त्र खरीदने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि क्या था कि खादी का जो कपड़ा होता था वह हाथ से बुना जाता था, और उसके अपेक्षा क्या होता था, जो मशीन से जो बुनाई करके जो विदेशी जो वस्तुएं आती थी, जो विदेशी कपड़ा इंडिया में सप्लाई होता था, तो उनका कॉस्ट काफी कम होता था और खादी का कॉस्ट काफी हाई होता था। तो जो गरीब तबके के लोग थे वे तो खादी खरीदने में असमर्थ हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने फिर विदेशी कपड़ों को ही खरीदना शुरू किया, क्योंकि उनके पास पैसा तो था नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ कि फिर आंदोलन धीरे धीरे कम होने लगा। अब हम आगे आते हैं तो इसमें देखते हैं कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि क्या आंदोलन के भीतर क्या क्या धाराएं थी। तो इसमें हम जानेंगे कि शहरों के आंदोलन की क्या स्थिति थी, ग्रामीण इलाकों में आंदोलन की क्या स्थिति थी, और बागानों में स्वराज का क्या मतलब था। तो देखिए शहरों में जो स्थिति थी आंदोलन का, उसमें इसके स्वरूप अलग अलग थे। जैसे शहर के मध्य वर्ग के जो लोग थे यह आंदोलन में खूब भाग लिया।
भाग लेने का मतलब ये हुआ कि जो उसमें शहर में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, और क्या हुआ, टीचर इस्तीफा दे दिए, समझे। फिर क्या हुआ कि जितने भी सरकारी वकील थे, काउंसलिंग में जो जाने वाले लोग थे, उन्होंने अपना काउंसलिंग छोड़ दिया। विदेश से आने वाले वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और इस तरह से क्या हुआ कि शहर में आंदोलन खूब मैंने एक अच्छा लेवल पर काम किया। लेकिन फिर धीरे धीरे आंदोलन वहां भी डाउन पड़ गया, और उसका रीजन हमने बता दिया कि जो सूती वस्त्र जो यहाँ पे बनता था, जो खादी का वस्त्र, वो महंगा होता था, और विदेश से जो आने वाले वस्तु थे वे सस्ते पड़ते थे। तो इसलिए फिर लोग वापस रिटर्न हो गया, फिर विदेशी वस्तु के तरफ आकर्षित लोग हुए, क्या कि पैसा एक मैंने ऐसा चीज है जिसके प्रति मैंने सबका झुकाव बढ़ जाता है। दूसरा क्या था कि अंग्रेजों का तो बहिष्कार लोगों ने कर दिया, लेकिन भारतीय संस्थाएं उतने उन्नत क्वालिटी की नहीं थी, जिससे उसमें लोग धीरे धीरे फिर दोबारा सरकारी स्कूल और शिक्षक फिर रिटर्न चले गए, अपने काम को लौट गए दोबारा। फिर उसके बाद में देखते हैं गांव में ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की क्या स्थिति थी। तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जगहों को अलग अलग स्थिति थी। जैसे अगर हम अवध की बात करते हैं, तो अवध में जो थे किसानों के अगुवाई करने के लिए बाबा रामचंद्र थे। तो उन्होंने किसानों का अगुवाई किया, तो किसानों को ऐसा लगा कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमें कर देना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक अलग माहौल का वहां पे किया, और तालुकदारों और जमींदारों से अधिक मालगुजारी ना लेने के लिए मांग उठाना शुरू कर दिया। किसानों का मांग था कि हम जो अधिक कर हमसे जो लिया जा रहा है, जो मालगुजारी का मतलब ये होता है कि जिस भूमि पर कोई किसान या जमींदार काम कर रहा है, उसके बदले में सरकार को टैक्स देना। तो गांव में किसान को लगा कि अगर हम मैंने इसमें आंदोलन में भाग लेंगे तो हमारा फायदा होगा। सब कोई अपने अपने फायदा के लिए आंदोलन में भाग लिया, लेकिन आगे चल करके इन लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ, किसान फिर आंदोलन से बाहर हो गए, और बाद में आंदोलन में फिर जुड़ने से उतना बचते रहे। फिर आगे बढ़ के देखे हम, अगर आदिवासी किसान के लिए, इससे पहले क्या हुआ था कि जो अवध के बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से मिल करके गांव का दौरा किया और किसानों के समस्या के बारे में बात किया। और आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिल करके कांग्रेस के अधिवेशन में किसानों के सहयोग के लिए व्यापक असहयोग आंदोलन चलाया, और उसमें बहुत तरह की सफलता भी पाई। और फिर आगे चल करके आंदोलन जैसे जैसे समय बीतता गया, आंदोलन धीमा पड़ता गया। फिर आगे आदिवासी किसान जो थे, उन लोगों के लिए आंदोलन का एक अलग मतलब था। उन्होंने भी बहुत सारे माने हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया, आंदोलन के प्रति अपने जागरूकता दिखाई। और उन लोगों को लगा, देखिए क्या था कि जो आदिवासी थे वो जंगल में रहते थे, तो अंग्रेज अधिकारी क्या किए थे कि जंगल में उनको घुसने के लिए मना कर दिए थे। क्योंकि आदिवासी का तो आधा से ज्यादा जीवन क्या आधारित होता है, जंगलों पर ही आधारित होता है। वे जंगल से लकड़ी लाते हैं, फल मूल लाते हैं, और जंगल में अपना जो मवेशी होते हैं उसको चराते हैं, उसी से उनका अपना गुजारा भत्ता सब चीज होता है। कृषि करने के लिए जंगल को ही काटते हैं। तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा यह मना कर दिया गया था कि कोई भी आदिवासी जंगल में नहीं जाएगा। तो इससे वे आक्रोशित थे। और जब यह समाचार फैला कि गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया है, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को अब सहायता नहीं करना है, तो उनको लगा कि अब हम अंग्रेजों का सहायता नहीं करेंगे और हमारे जो पुरानी जो स्थिति थी पूरा लौट आएगी। और उन्होंने जम करके आंदोलन में भाग लिया, और उनको लगा कि अब हम फिर से जंगल में जा सकते हैं, अपने मवेशी को चरा सकते हैं, जंगली जो जितने भी उत्पाद होते हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। और आगे चल करके यह विद्रोह जो था काफी हिंसक हो गया, जिसके कारण अंग्रेज अफसरों ने इस विद्रोह को युद्ध में तब्दील करके, और इसमें युद्ध हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन फिर खत्म हो गया। अब बागानों में स्वराज की क्या स्थिति थी। नेक्स्ट है आपका बागानों में स्वराज। तो देखिए, बागान क्या होता था कि उसमें
जैसे बगान जो अंग्रेज बनवाते थे जिसमें चाय का खेती करते थे, जैसे असम के क्षेत्र में बगान जो होता था चाय बगान, तो उसमें चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया जाता था और मजदूरों को बाहर से ला करके उसमें रखा जाता था, उनसे काम कराया जाता था और बिना परमिशन को उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उनको बाहर जाने के लिए भी अंग्रेज से परमिशन लेना पड़ता था और अंग्रेज उस समय में किसी को परमिशन देने के लिए तैयार नहीं रहते थे। तो जब यह आंदोलन का समाचार वहां तक पहुंचा बगान में, तो उनको लगा कि अब हमें इस बगान से मुक्ति मिल जाएगी और उन्होंने बगान छोड़ छोड़ के वहां से घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने देखा कि जितने भी जो यातायात के साधन हैं वो बंद हो चुके हैं, ट्रेन चल नहीं रही है, आने जाने की कोई सुविधा है नहीं, तो वे रास्ते में ही रह गए और घर नहीं पहुंच पाए। तो फिर उनको पुलिस ने पकड़ लिया और कस के पिटाई किया और फिर उनको बगान में वापस ला करके डाल दिया। तो धीरे धीरे यह बगान की समस्या भी पहले तो आक्रोश में बदला, लेकिन फिर धीरे धीरे दब गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है टुवर्ड सिविल डिसोबिलियंस, सविनय अवज्ञा की ओर। देखिए अब सविनय अवज्ञा की ओर क्यों बढ़ा गया, तो जब यह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन काफी आगे बढ़ रहा था, उसी समय में एक घटना घटी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, तो देखिए फिर क्या हुआ कि 1921 आते के अंत में जाते जाते और 1922 तक पहुंचते पहुंचते जो यह असहयोग और खिलाफत आंदोलन था, यह पहले तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था अहिंसा के द्वारा हम आंदोलन करेंगे, लेकिन यह हिंसक होना शुरू कर दिया। इसमें हिंसा बढ़ने लगी, हर जगह मार होने लगा। जैसे हमने बताया कि जितने भी आदिवासी थे उनके द्वारा अंग्रेजों से युद्ध होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे गांव में हिंसक झड़प होने लगी, किसानों और पुलिस के बीच में लड़ाई होने लगी। तो इससे यह जब संदेश गांधी जी के पास पहुंचा तो गांधी जी ने फिर इस पर विचार किया और कहा कि मेरा जो उद्देश्य है वह हिंसा से दूर रहना है, अहिंसा के साथ आंदोलन करना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हिंसा होना स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मैं इस आंदोलन से अब बाहर आना चाहता हूं। और उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया और कहा कि इस आंदोलन को हम यहीं पे रोकते हैं, अब इसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हिंसक मेरा कोई विचार नहीं था कि आंदोलन को हिंसक बनाया जाए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में आक्रोश हुआ, लोगों को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी ने यह अच्छा नहीं किया और इससे कांग्रेस के अंदर भी क्या हुआ, मतभेद होना शुरू हो गया। तो इसमें से बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ पार्लियामेंट में बैठ करके वो जो कानून बना रहे हैं उसका विरोध करके हम उनको यहाँ से बाहर करने का बाहर करने का काम करें। और कुछ जो उसमें रेडिकल ग्रुप जो थे, जो ज्यादा ही क्रांतिकारी उग्रवादी ग्रुप जो थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से अहिंसा और पार्लियामेंट में बैठने से कुछ नहीं होगा, हिंसक रूप से ही अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सकता है। जैसे वो लोग हम पे गोली चला रहे, हम भी उनको गोली मारे, बम फोड़े और यहाँ से भगाए। तो इसमें जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे थे, इन्होंने ये जन आंदोलन में स्वराज पार्टी के पक्ष में, स्वराज के पक्ष में ये लोग ज्यादा थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे इनका कोई लेना देना नहीं था अहिंसा से। और आगे चलकर आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और वहां से अंग्रेजों पर अटैक करना शुरू किया। लेकिन उसमें कुछ नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जैसे पुराने जो नेता थे, तो इन्होंने कहा कि एक हम स्वराज पार्टी बनाते हैं और इसके माध्यम से हम संसद में बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे और वहां से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब असहयोग और खिलाफत आंदोलन नीचे हो गया, मतलब यह अब डाउन हो गया। और उसके बाद में फिर अब महात्मा गांधी ने सोचा कि अब दूसरा कोई हम उपाय करें जिससे फिर से हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करके और फिर से एक नया सत्याग्रह स्टार्ट किया जाए। उसी समय की बात है कि जो साइमन कमीशन जो था वह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था।
देखिए साइमन कमीशन क्या था, जो अंग्रेज अपना जो शासन व्यवस्था कर रहे थे, तो उन लोगों ने 1919 में ही कहा था कि हमारा जो शासन व्यवस्था है इसको जांच करने के लिए टीम बनाया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा और वह हमें जांच करेगी और बताएगी कि जो हम इंडियन पर शासन कर रहे हैं यह सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और इसमें जो भी गड़बड़ी होगा वह रिपोर्ट में हमें लिख करके देगी और हम उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो क्या था कि साइमन कमीशन में ये था कि जो कमीशन बैठाना था, समिति बनाना था, उसमें था कि भारतीय भी रहेंगे और अंग्रेज भी रहेंगे, दोनों को मिला करके समिति बैठाना था। और समिति का गठन कब करना था, 1929 ईस्वी में। लेकिन उससे एक साल पहले ही 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन आ गया और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज ही थे। तो अंग्रेज शासन कर रहे हैं और अंग्रेज ही उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो भारतीय के लिए कुछ करेंगे? क्योंकि स्थिति पहले से ही देखने लायक थी कि इंडिया में क्या स्थिति है। तो इसका विरोध सब लोगों ने किया, महात्मा गांधी भी इसका विरोध करना शुरू कर दिए और बहुत सारे लोग इसका विरोध वापस किया, विरोध करना शुरू कर दिया। और इसमें लोगों ने नारा लगाया साइमन गो बैक, जिसमें एक अहिंसात्मक क्या हुआ था, रैली निकाला गया था साइमन को वापस जाने के लिए, और उस रैली पर लाठीचार्ज कर दिया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें लाला लाजपत राय उसके नेता थे उस रैली के, और उनके सर पे लाठी से चोट लग जाने के कारण उनका क्या हो गया, आगे चल के मौत हो गया। इससे और भी लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और फिर गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं के माध्यम से लाहौर अधिवेशन में 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की क्या हुआ, संकल्प को पारित किया गया और 30 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया। वहीं उस समय तो स्वतंत्रता मिला नहीं, लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हमारा संविधान बना तो 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस लागू किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया तो लोगों को लगा कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, किसी को कर नहीं देना पड़ेगा, किसी को मालगुजारी नहीं देना पड़ेगा, और इस तरह से फिर लोगों में एक अलग का माहौल बन के तैयार हो गया। इधर क्या हुआ कि लोगों ने अपना तो कुछ मैंने ज्यादा आगे बढ़ के कोई काम करना नहीं चाहते थे, तो क्या किया, सभी ने गांधी जी पर ही छोड़ दिया कि आगे गांधी जी जैसा कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। तो गांधी जी ने सोचा कि एक ऐसा काम हम करते हैं जिससे कि लाभ हिंदुओं को भी हो और मुसलमानों को भी हो। तो उनके दिमाग में एक थॉट आया कि हम क्यों ना अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसको हम माने ही नहीं, अंग्रेज जो कह रहे हैं उसको हम नहीं माने। तो इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरफ गांधी जी का बढ़ना शुरू हो गया। अब इसमें है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जब गांधी जी बढ़े तो उसके लिए उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि हम नमक यात्रा करते हैं, डांडी यात्रा। तो उन्होंने सोचा कि हम एक यात्रा करते हैं और जाकर के नमक कानून को जो बनाया गया है उसको तोड़ते हैं। तो उसके लिए गांधी जी ने एक लेटर लिखा वायसराय इरविन के पास। उस समय का वायसराय जो था इरविन था, उनके पास उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि आप लोगों ने जो इतना टैक्स बढ़ाया हुआ है, नमक कानून को जो बनाया हुआ है, इसको आप लोग रद्द कर दीजिए, नहीं तो हम इसको तोड़ देंगे, आपके कानून को हम नहीं मानेंगे और हमारे देश के सभी जनता भी नहीं मानेगी। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, इरविन जो थे इस गांधी जी के इस लेटर का मजाक उड़ा दिया, उन लोगों ने कोई इस पर ध्यान नहीं लिया। तो गांधी जी उस समय स्टार्ट कर दिए क्या, दांडी यात्रा। तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, दांडी मार्च स्टार्ट किए। यह 24 दिनों का यात्रा था और इसमें 240 मील की दूरी तय करना था। तो दांडी यात्रा जो था उसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ में साबरमती जहां उनका आश्रम था गुजरात में, वहां से 240 मील की दूरी पर पड़ता है दांडी, जो समुद्र के किनारे पड़ता है, और वहां पे 240 मील की यात्रा किया। कितने दिनों में, 24 दिनों में। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने मुट्ठी भर
नमक उठा करके और अपना से नमक कानून को तोड़ दिया। और उसके बाद में हजारों लोगों ने गांधी जी का समर्थन किया और उसके बाद से लोग अपना प्राइवेट तौर पे नमक बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से नमक कानून का अंत हो गया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों में काफी सारा मतलब अंग्रेज इसके प्रति आक्रोशित हो गए। एक अलग का माहौल बन गया कि अब भाई हमारा कानून, अंग्रेजी कानून को इंडियन मान नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जितने भी यहाँ के क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी आंदोलनकारी नेता थे, सबको पकड़ पकड़ के जेल में भरना शुरू कर दिया और इस तरह से हिंसक झड़प भी होने लगा। और यह जब कानून को गांधी जी तोड़े उसके 1 महीने के बाद में गांधी जी को भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। उसके पहले क्या किया गया था कि गांधी जी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया था। जब वो गांधी जी नमक कानून तोड़े तो उनको दिल्ली में आने से रोक दिया गया और बाकी सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में भरना शुरू कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को पकड़ करके, 1 लाख क्रांतिकारियों को पकड़ करके अंग्रेजों द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है। और 1 महीने के बाद में गांधी जी को भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जब यह काफी हिंसक होने लगा और लोगों को पकड़ के जेल में भरना शुरू कर दिया गया, तब उसके बाद में गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में 5 मार्च 1931 को एक गांधी और इरविन पैक्ट पर साइन किया गया। और गांधी और इरविन पैक्ट क्या था कि उसमें यह शर्त था कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना था और इसके लिए उनको 1931 में जाना था लंदन और वहां जा करके अपने विचारों को वहां रखना था और अंग्रेजों के विचार को लेना था और आपस में वार्तालाप करके एक नया सॉल्यूशन निकलना था। और दूसरा क्या कंडीशन था कि जितने भी अधिक जो आंदोलनकारी को अंग्रेज जेल में बंद किए हैं उनको छोड़ दिया जाना था। तो गांधी जी ने इस पैक्ट पर, गांधी इरविन पैक्ट पर साइन किए और चले गए गोलमेज सम्मेलन में। और जाने से पहले क्या था कि जब ये साइन करना था तो उसके लिए शर्त था कि आंदोलन को रोक देना है। तो गांधी जी ने आंदोलन तो रोक दिया और चले गए लंदन में गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन वहां जाने को कोई बात इनका नहीं बना, इनके बातों को वहां पे कोई नहीं माना और निराश होकर के वापस गांधी जी को इंडिया आना पड़ा। जब वे इंडिया आए तो देखे कि जो हमारे आंदोलनकारी है अभी भी जेल में ही है और इनको क्या किया गया, जो कांग्रेस जो था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, समझे। और उन लोगों को किसी को भी जेल से बाहर नहीं किया गया। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी के द्वारा दोबारा जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया गया और 1934 तक आते आते यह आंदोलन धीरे धीरे अपने आप फिर ठंडा होना शुरू कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या था, नमक और हो गया। अब लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, अलग अलग लोग जो थे वह आंदोलन को किस रूप में अपने पर लिए थे। तो इसमें देखिए हर लोगों का अलग अलग मत था। जैसे किसान जो लोग थे, किसान यह लड़ाई में इसलिए आए थे कि उनको लगा था कि अब अगर हम स्वाधीन हो जाते हैं, हमें स्वराज मिल जाता है, गांधी जी के साथ हम आते हैं, तो हमें आगे चल के जो टैक्स भरना पड़ रहा है, जो कर हम दे रहे हैं, उसमें हमें क्या मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 1931 में जो लगान दरों में सुधार के बदले 1932 में आते आते क्या होगा, किसानों को निराशा मिला, उनके कर में कोई छूट नहीं मिला, आंदोलन का कोई उसका व्यापक प्रभाव नहीं आया और आगे चलकर उन्होंने क्या हुआ, आंदोलन से बाहर आ गए और उनको ऐसा लगा कि हमारा जो अथी जो है क्या, जो कानून जो क्या बोलते हैं, कांग्रेस जो है हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। और उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि देखिए एक और उसमें अथी था, दिक्कत ये था कि जो उसमें अमीर जमींदार जो थे वे सहायता करते थे कांग्रेस को, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और बिना बड़े लोगों के सपोर्ट के कोई भी संगठन नहीं चलता है। लेकिन जो छोटे किसान थे इनके द्वारा कोई विशेष सपोर्ट उनको मिलता नहीं था। तो कांग्रेस ये भी चाहता था कि हम बड़े जो किसान जमींदार जो हैं उनका साथ हम नहीं छोड़े, उनको दरकिनार नहीं करें, जिसके चलते छोटे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और वे
हिस्सा लेने से बचना शुरू कर दिए और वे कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए जा रहे उग्र आंदोलनों की तरफ चले गए। दूसरा क्या था, व्यवसायी। और व्यवसायी के द्वारा क्या अथी था, तो व्यवसायियों पर जो ये आंदोलन का इफेक्ट जो था वो दूसरे तरह का था। जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें इन लोग का बिजनेस व्यवसाय खूब फला फूला, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त हुआ फिर क्या हुआ, विदेश से सामान ज्यादा मात्रा में इंडिया में सप्लाई होने लगा और यहाँ के जो व्यापारी थे उनका नफा क्या हो गया, कम होने लगा। तो उन लोगों ने आपस में मिल करके ऐसा ही किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हमें मुनाफा बढ़े और हमारे जो सामान पर जो आयात और निर्यात शुल्क ज्यादा लग रहा है उस पर क्या होना चाहिए, कमी होना चाहिए। आयात और निर्यात में हमें राहत मिलना चाहिए, मुनाफा हमें अधिक थोड़ा सा मिलना चाहिए। तो इसके लिए सभी जो आंदोलनकारी थे और जितने व्यवसायी वर्ग जो थे, उद्योगपति जो थे, व्यापारी जो थे, भारतीय उद्योगपति और व्यापारी मिलकर के एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया था और एक नया फिर स्थापना किया था, क्या बोलते हैं उसको, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI का गठन 1927 में किया था। इसके माध्यम से उन लोगों को एक सुरक्षा कवच की तरह यूज कर रहे थे जिससे उनको कर में छूट मिले और उनको मुनाफा ज्यादा बढ़े। नेक्स्ट क्या था, औद्योगिक मजदूर क्या थे, क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक मजदूरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जितने भी औद्योगिक मजदूर थे उन पर इसका आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो उद्योगपतियों को से नजदीकी ज्यादा रखती थी, इसलिए मजदूर जो थे, जब उद्योगपति और कांग्रेस एक साथ रहेंगे तो निश्चित है कि जो उससे मजदूर है उनसे दूरी बना करके रहेंगे, क्योंकि सभी उद्योगपति के द्वारा क्या होता है, मजदूरों का शोषण पहले से किया जाता है और मजदूर अगर उद्योगपति के पास जाएंगे तो उनका शोषण ही होगा और उद्योगपति के साथ में कौन थे, कांग्रेस। तो इसलिए मजदूरों के मांगों को अनसुना कर दिया गया था, उन पर इसका कोई ज्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कि महिलाओं की क्या भागीदारी थी। तो जो आंदोलन चल रहा था देश में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन अधिकांश शहरों में क्या था, ऊंची कास्ट की महिलाएं और धनी संपन्न घर के जो महिलाएं थी उन्होंने ही भाग लिया था। लेकिन काफी लंबे समय तक बढ़ने के बाद भी देखा गया था कि महिलाओं को कोई उसमें पोस्ट नहीं मिला था, कोई पद नहीं मिला था। कांग्रेस जो थे महिलाओं का पुराने जो रूढ़िवादिता से ग्रसित थी उसी के शिकार थे और सिर्फ चाहते थे कांग्रेस की महिला हमारा सपोर्ट करे, लेकिन उनको कोई ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थी। जैसे दलितों की भागीदारी, दलित जो थे उनकी भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो था, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, तो देखिए जो पहले से संपन्न और हिंदू जो लोग थे उनका जो सहयोग कांग्रेस में ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस के साथ ये भी समस्या थी कि जो रूढ़िवादिता उस समय पूरा ग्रसित थी, रूढ़िवादिता पूरा चरम पे थे। तो उन्होंने जो छोटे तबके के जो गरीब मजदूर जो थे उनको उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस तरह से जो दलित लोग थे उनकी भागीदारी कम हो गई, अछूत और छुआछूत की भावना और भी अधिक बढ़ गया था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया और उनको भी क्या समाज में बराबरी लाने के लिए कुछ प्रयास किया, लेकिन ज्यादा उसका फायदा नहीं हुआ। और उन लोगों का जो गरीबों का नेता आगे चलकर क्या बने, BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर जो थे वो गरीबों का नेता बने और 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो उन्होंने जो दलित के लिए अलग एक चुनाव व्यवस्था का मांग कर दिया कि दलित को सिर्फ दलित ही वोट देंगे और दलित के लिए दलित ही निर्वाचित होंगे।
तो इससे क्या हुआ कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया, जिससे और अंग्रेज इसका लाभ उठाना चाहते थे। तो अंग्रेज क्या कर दिए कि भीमराव अंबेडकर के बातों पर सहमति करके साइन कर दिया, जिससे महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। और उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। और बाद में क्या हुआ कि जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट पर साइन किया गया, और बदले में महात्मा गांधी ने कहा कि आपको अलग से निर्वाचन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आरक्षण मिलेगा। तो उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वहां से 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा आरक्षण दिया गया। ठीक है, अब देखिए मुसलमानों की भागीदारी क्या थी। आगे चलते हैं सीमाएं में कि मुसलमानों की भागीदारी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के छीड़ पड़ने के बाद मुसलमान का एक बड़ा टुकड़ा कांग्रेस से अलग हट गया। ठीक है, और 1920 के दशक में क्या हुआ कि कांग्रेस जो थे हिंदू राष्ट्रवादी समूहों से जोड़ करके और एक अलग दिशा में जाने लगे, और मुसलमान क्या हो गया, पृथक होने लगा। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, मुसलमानों के नेता बने मोहम्मद अली जिन्ना, और इन दोनों के बीच में पृथक चुनाव प्रक्रिया के मांग किया जाने लगा। और 1988 में सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू सभा में इन दोनों ने एक दूसरे का विरोध किया, और इस तरह से कांग्रेस और मुसलमानों के बीच दूरी और बढ़ गई। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्र की भावना का कैसे विकास हुआ, इसको हम देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम। तो आगे क्या था कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय, सामूहिक अपनेपन का भाव। तो देखिए जैसे जैसे आगे आंदोलन बढ़ता गया, वैसे वैसे अपनापन का भाव भी बढ़ता गया। देखिए अपनापन के भाव से मतलब ये होता है कि अगर किसी से हमारा लगाव होता है तो उसके काम में भी हम उसका सहयोग करते हैं, और हमारे काम में भी वो हमें सहयोग करता है। इससे क्या होता है, अपनापन होता है। तो आगे चल करके क्या हो कि राष्ट्रवाद की भावना यहीं से बढ़ना शुरू हुआ। तो देखिए कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुआ, कैसे लोगों में अपनापन बढ़ा, तो इसको हम आगे जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद की भावना से क्या तात्पर्य है। देखिए राष्ट्रवाद की भावना से तात्पर्य यह है कि जब लोग यह मानने लगे कि हम एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, और हर कोई माने एक बात के लिए सब कोई राजी हो जाए। अगर एक रास्ता पर चलने के लिए कोई कहता है तो उसमें सबका सहयोग होना शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रवादी भावना का उद्भव होना। और इस तरह का जो भारत में हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद की भावना आया, यह कहां से आया, यह आंदोलन से आया। और यह आंदोलन का स्वरूप कहां से आया, तो ये जैसे इंडिया में जो राष्ट्रवाद आया, इससे पहले यूरोप में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद आ चुका था, और वहां का देखा देखी यहाँ भी राष्ट्रवाद का आगमन हुआ। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह के काम करना शुरू किए, लेकिन सबको तो सब चीज नॉलेज होता नहीं है। तो इसमें समाज में कुछ वर्ग ऐसे आए आगे निकल करके, जिन्होंने बाकी लोगों को प्रेरित किया कि आप भी आइए और राष्ट्र के विकास में सहयोग करिए, उनको समझाइए। क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस के द्वारा स्वराज का मतलब अलग अलग रखा गया था। सभी को कांग्रेस जो स्वराज का सही मतलब समझा नहीं पाया था, उसका व्याख्या ठीक से नहीं कर पाया था। तभी आप देखते हैं कि किसानों के लिए स्वराज का मतलब क्या था कि उनको कर में छूट मिलेगा। जो व्यवसायी वर्ग जो थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि हमें टैक्स में कमी मिलेगी, हमारे व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी, हमारे इनकम जो टैक्स थे उसमें कमी आएगी। जो अब देखते हैं बागानों के मजदूरों के लिए क्या था कि उनको बागानों से मुक्ति मिल जाएगी, वो अपने जब चाहे घर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इस सब तरह के अलग अलग लोगों के लिए स्वराज के मतलब अलग अलग था। वैसे ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए अलग अलग लोगों ने अपना अपना सामूहिक प्रयास करना शुरू किया।
तो इसमें से कुछ लोगों ने तस्वीरों के द्वारा तस्वीरों में राष्ट्र को दिखाना शुरू किया। उसी समय क्या था, 1970 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बहुत सारे अथी में लिखा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा 1870 में, सॉरी 1970 नहीं, 1870 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा गया और इसको बंगाल में गाया गया, बंगाल अधिवेशन में इसको गाया गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और उस समय भारत माता का एक चित्र बनाया गया और इससे उनको क्या मिला, मूर्त रूप मिला। मूर्त रूप माने लोगों ने अब भारत माता को ऐसा माना कि इसमें जीव है, भारत माता है और उनके प्रति एक अपार स्नेह और श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई, जिससे लोगों ने आंदोलन में और बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू किया। दूसरे तरह के लोग थे जिन्होंने लोक कथाएं के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने तरह तरह की कहानियां और लोक कथाएं और गीत गाना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। उसके बाद में आगे चल करके बनाया गया राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा जो झंडा फहराते हैं तो एक राष्ट्र का एक ध्वज होना चाहिए, उस ध्वज के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए ध्वज का। तो इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया। तो शुरू में जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या था, एक तिरंगा झंडा बनाया गया जिसमें 3 कलर थे। पहला कलर था लाल, दूसरा हरा और तीसरा पीला था। इस 3 कलर के प्रयोग किया गया था। आगे चल करके इसमें क्या किया गया, इसमें और भी राज्यों के लिए, जैसे 8 राज्य के लिए 8 कमल का फूल बनाया गया था। उसमें मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें दूज का चांद उसमें लगाया गया था, जिससे क्या था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता का भाव उत्पन्न हो। फिर गांधी जी ने 1921 ईस्वी में एक स्वराज ध्वज का डिजाइन किया जिसमें 3 रंग थे, लाल, हरा और सफेद, बीच में क्या था, चरखा। तो इस तरह से इसमें भी क्या हुआ, मॉडिफाई होता गया और आगे चल करके अभी हमारा जो तिरंगा झंडा जो है इसका स्वरूप मिला, जिसमें 3 कलर हैं, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में क्या है, चक्र है। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने उसमें जो थे उन्होंने इतिहास की पुनर्व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने ऐसा कहा कि जो अंग्रेज आए हैं उन्होंने हमारे इतिहास का सही व्याख्या नहीं किया है, उन्होंने तोड़ मरोड़ करके इसको मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, उन्होंने बेकार रूप में प्रदर्शित किए हैं, जिससे लोगों में क्या है, हमारी पहचान की भावना जागृत नहीं हुई है। लोग यह जानने में असमर्थ है कि हम पहले क्या थे और अभी क्या है। तो इसका पुनर्व्याख्या करने का विचार आया और लोगों ने फिर से इतिहास को लोगों के सामने बताना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे हो कि वेदों की तरफ लौटो और हमारी पुरानी परंपरा को अपनाओ, जैसे दयाराम सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे महर्षि और विद्वान लोग हमारे देश में आए और उन्होंने इसको पुनः व्याख्या किया और हमारे जो प्राचीन काल के जो इतिहास थे उनको लोगों को बताना शुरू किया कि हम पहले बहुत समर्थ थे, बहुत धनी थे, आज अंग्रेज आए हमारे इंडिया में तो हमें लूटा। इस तरह से व्याख्या करना शुरू किया और सबको एकजुट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर जो अपनेपन का भाव अति करने के लिए, राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए लोगों का प्रयास था। तो अब आते हैं हम निष्कर्ष पे, कंक्लूजन क्या निकल करके आया। तो देखिए, आंदोलन जो स्टार्ट हुआ उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार थे। महात्मा गांधी के अलग विचार थे, सुभाष चंद्र बोस के अलग विचार थे, लेकिन सबका विचार कहाँ जाकर के एक हो जाता है कि हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए। और इन्हीं संघर्षों का देन है कि आज हम आकर के आजाद हुए हैं। बहुत सारे हमने क्या किया है, लड़ाइयां लड़ी है, बहुत लोगों की जान गई है, काहे के लिए, आजादी पाने के लिए। और निष्कर्ष, सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि आज हम आजाद हैं और हम आजाद देश के नागरिक हैं, अपने मन मुताबिक हम काम करते हैं और यह आंदोलन हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, और इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।